नमस्कार, मैं प्राजक्ता जोशी। सोहित मिश्रा ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। इंडी जर्नल के कोलैबोरेशन में सोहित मिश्रा ऑफिशियल पे आज हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं, ये इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। हम हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में और हम यहाँ पे एसयूसीआई के कैंडिडेट अजीत सिंह पनवर और एसयूसीआई के यहाँ के एक पार्टी मेंबर जो है और यहाँ के जो सेक्रेटरी है मेंबर है मध्य प्रदेश के सुनील गोपाल, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। इंदौर में जो हुआ आपको पता ही है कि एक तरीके से सूरत का मॉडल इंदौर में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर दी गई। यहाँ के कैंडिडेट्स को, कांग्रेस कैंडिडेट को अपना जो कैंडिडेचर है उनको पीछे लेना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। बाकियों पे भी प्रेशर बिल्ड किया गया, तो अजीत सिंह पनवर पे भी ये प्रेशर है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का चुनाव अब कैसे होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस इंटरव्यू में। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि इंदौर में इस वक्त हालात कैसे हैं, चुनाव के हालात कैसे हैं? हमने देखा एक जो बहुत बड़ी घटना यहाँ पे हुई कि जिस तरीके से दबाव बनाया गया, उसके बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना फॉर्म पीछे ले लिया और हमने सुना कि बाकी सारे कैंडिडेट्स पे भी उस तरीके का दबाव बना गया। 29 तारीख नाम वापसी का दिन था यहाँ इंदौर में। उसके लगभग 4-5 दिन पहले से ही अलग अलग तरीके से कॉल्स आना शुरू हुए थे। मेरी नेटिव प्लेस गुना है और मेरी कर्मस्थली इंदौर है। वहाँ से मेरे एक फ्रेंड हैं लॉयर, उनके पास एक्स बीजेपी एमएलए रहे हैं वहाँ पर। उनका एक फ़ोन आया कि हम चाहते हैं कि बीजेपी की टॉप ब्रास जो इंदौर में है उसके साथ में कुछ मिनटों की बातचीत होगी तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट डे वन ऑफ द पुलिस ऑफिशियल हु नोज़ मी and he knows my friend lawyer also, he also called, और उन्होंने भी फ़ोन ला के बोला कि ये मुलाकात बहुत ज़रूरी है और ये मुलाकात होने से बहुत अच्छा रहेगा। तभी समझ में आने लग गया था कि शायद बीजेपी कुछ बड़ा सोच रही है इंदौर को लेकर, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा और हम लोग सभी को ना करते रहे कि अभी हम लोग इस सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे और हमारा स्टैंड क्लियर था कि हम चुनाव में रहेंगे। 29 तारीख को जब ये मालूम चला कि कांग्रेस के प्रत्याशी को ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है और वो नई इलेक्शन में, और इवन ही ज्वाइन बीजेपी, तब चीज़ें और सारी क्लियर हो रही थी, क्लियर हुई। हमारे 3 प्रपोजर, जो मेरे 3 प्रपोजर थे, उनके घर पर जाकर बीजेपी के काउंसलर्स जो हैं, लोकल काउंसलर्स, उन लोगों ने दस्तक दी और उन्होंने बोला कि अभी आप सिर्फ उन लोगों से जो बोला कि अभी आप सिर्फ हमारे साथ कलेक्टेड चलिए, बाकी सारा काम हम लोग देख लेंगे। एक काउंसलर को जो जॉब पे था उसको फ़ोन लाकर बोला कि आपका कुछ कैंडिडेट जिसके साथ में आपने अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे उसमें कुछ गड़बड़ है, आप कलेक्टेड आ जाइए। हम लोगों ने अलर्ट कर रखा था, उन्होंने मना किया। एक और प्रपोजर थे, उनके घर पे चले गए। कुछ दिनों पहले ही वो ट्रीटमेंट वगैरह कराए थे, तो उनको बोला कि आपको चलना पड़ेगा। उन्होंने मना किया। मना करने पर उनको धमकाया भी कि हो सकता है आने वाले समय में दिक्कत आए और हो सकता है अभी जाने से बहुत बेनिफिट भी हो जाए। ये तमाम चीज़ों पर हमारे जो प्रपोजर्स थे, ये बहुत अच्छी बात हुई कि वो अड़िग रहे और कहीं भी किसी के साथ नहीं गए और हमारा फाइनली विड्रॉल संभव नहीं हो पाया। असल में देखिए, उन्होंने जब अजीत सिंह, कॉमरेड अजीत सिंह जो हैं, इनको परस्यू करने की लगातार कोशिश की, ये जब हाथ में नहीं आए तो यहीं नहीं रुके। जैसा उन्होंने बताया, हमारे जो प्रपोजर्स हैं, हम लोग तो आम लोगों की, गरीबों की पार्टी हैं। जैसे वो बता रहे थे, एक प्रपोजर जो हमारे हैं वो लगभग ऐसी बस्ती में रहते हैं जिसको सरकार की भाषा में अवैध मान लिया जाता है, क्योंकि वहाँ गरीब लोग रहते हैं। स्थानीय पार्षद ने उनको ये तक धमकाया कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो घर तक गिरा दिया जाएगा। आप समझ लीजिए। ये तो हम कहते हैं कि हम लोग इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि जिन शिवदास घोष के हम शिष्य हैं, उनके चिंतन का एक अंश भी जिसके अंदर पहुंचा, उसने डिगने से, झुकने से मना कर दिया। उनको समझ में आया कि अगर हम लोग इस समय पर झुक गए, इस समय पर धमकी में आ गए या बिक गए, तो इस चिंतन को, मतलब ये जो आम जनता का, गरीबों का जो विश्वास है, इस पर हम क्या जवाब देंगे। तो ऐसी धमकियों पर भी वो नहीं रुके। असल में अगर कैंडिडेट नहीं जाए और कोई प्रस्तावक जाकर वहाँ ये कह दे कि मेरा सिग्नेचर सही नहीं है, तब भी कैंडिडेचर को इनवैलिड करार दिया जा सकता है।
तो दे ट्राइड एवरी वे होकर क्रुक, लेकिन हमको ये खुशी है कि हम कम से कम अपना जो है अपना ये अपने हमारे सारे सदस्य एकजुट खड़े रहे, हमारे सारे प्रपोजर्स, और आम जनता के साथ कम से कम विश्वासघात करने की नौबत हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने नहीं आने दी। जहां उनका बड़े से बड़ा नेता आज बिक रहा है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं इवन कांग्रेस के कितने बड़े बड़े लीडर्स जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, उनको यहाँ टिकट नहीं मिल रहा, वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नहीं खरीद पाए। यही हमारे लिए खुशी की बात। ये तो सभी जगह ज़ाहिराना तौर पर मालूम चला ही है कि इंदौर का जो इलेक्शन है वो किस मुकाम पर आ पहुंचा है, और दबाव सभी पर ही बनाया गया। और ये तो दिख ही रहा था कि ख़ास तौर पे जब कांग्रेस के कैंडिडेट ने विड्रॉल किया, उसके पहले से ही लगातार दबाव हम लोगों पर भी बनाया गया, अलग अलग मीन्स, अलग अलग मीडियम से, और कई तरह से चीज़ों को अपने हित में बीजेपी ने करने की कोशिश की है यहाँ पर। और ख़ास तौर पे जिस दिन विड्रॉल था, कई बीजेपी ऑफिशियल्स, कई उनके काउंसलर्स, हमारे जो प्रपोजर्स थे ख़ास तौर पे, उनके घर पे गए, उन्हें बोला कि आपके कैंडिडेट के लिए और आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा, शहर के लिए बेहतर होगा कि विड्रॉल हो जाए और इलेक्शन ना हो। इलेक्शन ना होने के पीछे जो तर्क है वो ये है कि इतना पैसा जनता का बचेगा, इतना पैसा जो कैंडिडेट्स खर्च करेंगे ये शहर के, देश के विकास के काम में आएगा। ये सब बातें करते हुए जहाँ ये बातें हुई वहाँ पर भी उन्होंने मतलब इसी तरह से बात की, और जहाँ दबाव बना सकते थे वहाँ दबाव भी बनाया। अल्टीमेटली जो हमें पता चला, जब ये समझ में आया कि हम लोग नहीं बैठ रहे हैं और हम लोग खड़े हुए हैं, उसी समय बाकी सारे कैंडिडेट्स, मैक्सिमम कैंडिडेट्स एक जगह इकट्ठा थे, और बाद में ये समझ में आया कि अगर बाकी सब लोग बैठते हैं और ये इलेक्शन अगर सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में हो जाएगा तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और बीजेपी को जो मंशा थी और जिस तरह से सूरत रिपीट करना चाह रहे थे, उसकी जगह ये कुछ और हो सकता है। उनका जो अपोजिट वोट है वो भी एक अलग ढंग से कंसोलिडेट होगा। उसके बाद ही बाकी सब जो लोग थे, जो ये बात लगभग मान चुके थे कि हाँ एसयूसीआई कैंडिडेट बैठेगा, एसयूसीआई बैठेगी, तो बाकी सब लोगों को भी विड्रॉल कराया जा सकता है। जब ये नहीं हुआ तो अभी हम देख रहे हैं कि 14 कैंडिडेट्स अभी इंदौर के मैदान में हैं, और हम ये साफ कह रहे हैं कि इंदौर की जनता को ये समझ में आया है, इंदौर इस कल्चर से नहीं है। इंदौर बहुत समावेशी संस्कृति का शहर रहा है, और जब ये हुआ है इंदौर की जनता ने इसको नकारा है। आज भी इसका कंडेम हो रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसकी लगभग सेफ सीट है इंदौर, जिसके 9 विधायक हैं इसी जगह से, उसको ये करने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी। हमें लगता है हमने एक जवाब दिया है कि सत्ता के सामने झुकने से अच्छा है कि इंदौर की जनता ने जितना हम पर भरोसा दिखाया, हम उस भरोसे पर खड़े हों। इवन कैंडिडेचर के लिए जो नॉमिनेशन फ़ीस होती है वो लगभग 25,000 है। हम लोगों ने ये 25,000 इंदौर की जनता से कलेक्ट किए हैं, घर घर जाकर, बस्तियों में 10 रुपये 20 रुपये इकट्ठा करके नॉमिनेशन फ़ीस भरी है। अभी भी प्रचार चल रहा है, एक बस्ती में नुक्कड़ सभा है, कार्यकर्ता बस्तियों में जाते हैं, दिन में खाना वहीं खाते हैं। इन बस्तियों की जो माँ बहनें हैं अपने हाथों से खाना बनाकर वहाँ खिलाती हैं, बिठाती हैं, कार्यकर्ताओं को रेस्ट कराती हैं। उसके बाद में ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बन गई थी, और हमारी जिम्मेदारी है कि जनता ने जो हम पर कमिटमेंट दिखाया है हम उस पर ज़रूर खड़े रहें। तो अभी ये जो पूरा माहौल बना हुआ है जिस तरीके का, कि अभी आपने भी कहा कि लगभग सेफ सीट ही है बीजेपी की, पिछले कई चुनाव से यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट ही यहाँ पे जीत रहे हैं, तो इस सारे माहौल में और अभी ये जो दबाव बनाया जा रहा है, तो इसमें प्रचार करना मुमकिन हो रहा है? प्रचार आप कैसे कर रहे हो, और प्रचार के टाइम पे भी आपके प्रचार के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स लाने की या फिर उसको रोकने की, उस पर कुछ दबाव लाने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, प्रचार के उसमें कोई दबाव अभी तक तो हमें दिखा नहीं है। जैसे जैसे प्रचार गर्म होगा, आगे बढ़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या होता है। और दूसरी बात, ये मामला इतना उछल चुका है, मुझे लग रहा है आसान नहीं होगा
इसी तरह अटैक करना। तो और तीसरी बात, हम लोग जो देख रहे हैं अभी, जब जनता लोकतंत्र का उत्सव मनाने की बात कर रही है, ऐसे में पूरे शहर में जैसे बहुत सारे जो बाबा लोग हैं उनको लाकर उनका ये सत्संग करवाए जा रहे हैं, तो एक तरह से इलेक्शन का जो माहौल है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। मतलब हम ये मानते हैं कि सही लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हों। राजनीति आम जनता के मुद्दों पर लड़ी जाती है, वहाँ वो आम जनता के मुद्दे होते हैं राजनीति में, चुनाव उन्हीं पर लड़ा जाता है। लेकिन ये एक तरह से इसी समय सारे बाबाओं को लाकर यहाँ इंदौर में इकट्ठा कर देना, पहली बात तो उनको हारने का बहुत डर है नहीं, लेकिन मुझे लगता है दे वांटेड टू कन्वे ए मैसेज। वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि नहीं, यहाँ से भी हम निर्विरोध जीत सकते हैं। हम ये कह रहे हैं हार या जीत तो जनता तय करेगी, लेकिन जहाँ जहाँ कम से कम SUCI कम्युनिस्ट खड़ी है, हम तो शिवदास घोष जो क्रांतिकारी रहे हैं, 1942 के आंदोलन में जेल में थे, उन्होंने 7 लोगों से SUCI को शुरू किया था देश भर में। और तब जब इस देश में जो है बड़ी पार्टियां, अब कम्युनिस्ट कहने वाली बड़ी पार्टियां थीं, तो वहाँ से हम लोग लड़ते लड़ते ज़मीन पकड़ते पकड़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरे देश भर में फैले हैं बिना किसी रिसोर्स के। तो हम लोग तो कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम चिंतन के आधार पर चलते हैं। तो इसीलिए कम से कम जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ तो कुछ भी निर्विरोध नहीं हो सकता है, हमारा कॉन्फिडेंस है। हम लोगों का विश्वास नहीं तोड़ेंगे, भले ही जान चली जाए, हम लोग यही मानते हैं। MP ने आपने 6 अलग अलग जगहों पे उम्मीदवार अपने खड़े किए हुए हैं, प्रत्याशी खड़े किए हुए हैं, तो इंदौर क्यों, इंदौर की लड़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है आपको लगता है, और इंदौर से आप क्यों लड़ रहे हैं? ये 6 जगह मिलाकर ही इंदौर है। बाकी 5 जगह इंदौर के अलावा 5 जगह से हम लोग लड़ रहे हैं। इंदौर मिलाकर 6 और देश भर में 151 सीट्स पर लड़ रहे हैं, जिसमें 19 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंदौर की ख़ास तौर पे अब जो ये स्थिति बनी है, राजनीतिक स्थिति बनी है, इसमें हमारी लड़ाई और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमारा मानना है कि BJP और कांग्रेस नीतिगत पहलू में दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो इस देश के कैपिटलिस्ट को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और हमारा ये बहुत दृढ़ मत है कि SUCI इस देश के मेहनतकशों को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चुनाव एक्चुअली आम जनता, आम मेहनतकश जनता और पूंजीपतियों के रिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्टियों के बीच में है। और हमें उम्मीद है कि जनता मेहनतकश वर्ग को जो रिप्रेजेंट कर रही है उसी पार्टी को चुनेगी। इंदौर के कौन से प्रश्न हैं, इंदौर के कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि चुनावी मुद्दे होंगे और जिनके ऊपर आप काम करेंगे, या फिर जिनके ऊपर आपको लगता है कि लोग मतदान करेंगे? जी, इंदौर में असल में जैसे जैसे हम देखते हैं, अभी आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह अगर देखे हों, इंदौर नगम निगम में ही अभी 100 से 125 करोड़ का एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। आप देखिए, फाइल्स खो गई हैं नगर निगम की, लगभग 30-35 करोड़ रुपया बिना ऑडिटिंग के दिया गया और वो बढ़ता हुआ 100 करोड़ हो गया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बहुत अंदर तक जड़ जमाए हुए हैं। 61 स्कूल्स और गवर्नमेंट लैंड एक प्रोजेक्ट के तहत रीडेंसिफिकेशन के नाम पर लाया जा रहा है, जिसको कमर्शियल यूज़ करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल अभी मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से बंद हुए हैं। लगभग 30,000 सरकारी स्कूल को क्लोज़ और मर्ज किए गए हैं, वहाँ पर नए स्कूल्स कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं। हमारा कहना ये है कि आप स्कूल्स को अपग्रेड कीजिए, नए स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए। इंदौर एक हब है एजुकेशन का, जिसे बोला जाता है। यहाँ देश भर से लगभग स्टूडेंट्स आके पढ़ाई करते हैं, लेकिन कितना महंगा होता है उनके लिए रहना। अगर गवर्नमेंट हॉस्टल्स बनते हैं यहाँ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जिनमें बहुत नॉमिनल फ़ीस देकर अगर स्टूडेंट्स रह सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा ना। लेकिन उस जगह का जो सरकारी ज़मीन है उसका कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की भलाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हमारा इशू है, आप उन तमाम जगह जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट स्कूल्स की है, एक तो स्कूल्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, स्कूलों को अपग्रेड कीजिए, जो 8 तक है उन्हें 10 तक कीजिए, 10 तक है उन्हें 12 तक कीजिए, और बाकी जो ज़मीन है उस पर गवर्नमेंट हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट कीजिए।
स्मार्ट सिटी के नाम से तो हम हमारे शहर को जानते ही हैं, सफाई में नंबर 1 है, लेकिन हमारा एक मानना है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट लोगों से बनती है और कहीं ना कहीं लोग इसमें माइनस हो रहे हैं। टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, सफाई के कर बढ़ाए जा रहे हैं, नल के कर बढ़ाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब बस्तियां हैं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पर उनको उजाड़ा जा रहा है। ये जो ठेले वाले हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करके अपना काम चलाते हैं, वो शहर से हटाए जा रहे हैं। इनको वैकल्पिक चीज़ देने की बजाय, वैकल्पिक समाधान देने की बजाय आप इनको हटाकर शहर सुंदर करेंगे। इस सुंदरता में कहीं ना कहीं इनका जो खून पसीना लगा है वो भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। हम इन इश्यूज़ को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो अभी पूरे देश भर में जो चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पे भाजपा के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ओपोजिशन की कई सारी पार्टीज इकट्ठा आई हुई है। इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया हुआ है और इंडिया गठबंधन के तहत भाजपा के खिलाफ लड़ाई हो रही है कई सारी सीटों में। यहाँ पे भी होने वाली थी, इससे पहले की हमने जो बात करी अभी वो सारी घटनाएं हो गई। तो आप भी बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं है? देखिए, ये मुझे लगता है ये तो उनका दिया हुआ परसेप्शन है कि इन बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन है, लेकिन जैसा कि अजीत ने पहले भी कहा, हम मानते हैं कि जनता का जो ओपोजिशन है वो इसमें से दोनों में से कोई भी गठबंधन उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। आम जनता के सवालों पर इनमें से कौन बात कर रहा है? ये केवल सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, ये और कुछ दूसरे छोटे मोटे मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, 1991 के बाद जो भूमंडलीकरण, उदारीकरण की जो नीति आई, जिसके चलते महंगाई बढ़ी है, जिसके चलते बेरोज़गारी बढ़ी है, जिसके चलते आम जनता का जीवन दूभर हो गया है, सरकार शराब पर, नशे पर ज़्यादा फोकस कर रही है, सब कुछ निजी हाथों में दिया जा रहा है। इन सब को लेकर इन तमाम पार्टियों का कोई भी मतभेद नहीं है। इन सभी पार्टियों को उन कॉरपोरेट्स से ही चंदा आता है जो कॉरपोरेट्स इन सब, मतलब जो आज अरबपति बनते जा रहे हैं। इस देश में एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जहां 2004 में हम देखते हैं केवल 11 अरबपति होते थे, वहीं आज 166 अरबपति 2023 में हुए और केवल 2 साल में 62 अरबपति बढ़ गए। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है, ये मुद्दे हैं ही नहीं। वेल्थ कंसंट्रेशन हो रहा है, आज भले ही राहुल गांधी इसको उठा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सरकार जिम्मेदार नहीं है? वो भी पूरी तरह उतने ही जिम्मेदार हैं। तो हम ये मानते हैं जनता के विपक्ष के रूप में, असल में विपक्ष है जनता, और जनता के मुद्दों को लेकर केवल एसयूसीआई है मैदान में। तो इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन हमारे लिए असल में जनता का विपक्ष थे ही नहीं। इनसे अलग एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने 151 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार दिए थे और हम ये दावा करते हैं कि आम जनता का जो विपक्ष है, असली विपक्ष, उसके रूप में हम लोग ही मैदान में हैं। बंगाल में एसयूसीआई ने तृणमूल को साथ दिया था एक इलेक्शन में और तृणमूल के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ी हुई थी। और दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में तो बाकी कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है। तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है और तृणमूल के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सारा डेटा आया, आपने जो कहा कि कॉरपोरेट से चंदा लेती है पार्टी, तो तृणमूल का नाम भी उसमें काफ़ी आगे था। और ऑन दी अदर हैंड ये बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ है उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी कोर्ट में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तृणमूल के साथ इलेक्टोरल अलायंस एसयूसीआई का कभी नहीं रहा है। हम लोग भी नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन में थे, जहां सीपीएम ने सरकार में रहते हुए इतना ज़्यादा क्रश किया था। किसानों की ज़मीनें सिंगूर में ज़बरदस्ती हड़पी गई, नंदीग्राम में तो 48 ब्लॉक उजाड़े जा रहे थे। वहाँ आम जनता के बीच में संघर्ष में हम भी मजबूती से थे। उस समय तृणमूल भी वहाँ आई, आंदोलन में हम लोग एक साथ थे, लेकिन इलेक्टोरल अलायंस हमारा कभी नहीं रहा है। और आज भी बंगाल में सबसे मजबूत विपक्ष हम ही हैं। बंगाल में आज भी एसयूसीआई ही तृणमूल के रिसीविंग एंड पर रहती है, सीपीआईएम उतना नहीं रहती। सीपीआईएम आंदोलनों में नहीं है, मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ। और
सीपीआई सीपीआईएम, जैसे सीपीआई ने एक बहुत अच्छा फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हुए यहाँ पर वो अगर कहते हैं फांसीवाद के खिलाफ एक लड़ाई है, उसमें वो सीरियस हैं, तो वो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। लेकिन सीपीआईएम तो कांग्रेस के साथ जाकर वो नोटा पर वोट दबाने के लिए बोल रही है। तो कम्युनिज्म की उनकी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी बड़ा अंतर है। तो हम लोग टीएमसी के साथ भी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, कभी इलेक्शन में कभी नहीं थे। आज हम उनके विरुद्ध बंगाल में उनकी तमाम एंटी पीपल पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट जब 1977 से था तब से भी हम लोग लड़ते रहे हैं। हमारे 1200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लेफ्ट फ्रंट के इसके दौरान ही उनके शासन के दौरान ही जेलों में डाला गया। हमारे लगभग 60 के लगभग कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई लेफ्ट फ्रंट के शासन में पश्चिम बंगाल में। तो कम्युनिज्म की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और शिवदास घोष चिंतन पर आधारित है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आज वो यही संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो कम्युनिस्ट जिसको जो मानते हैं कि बुर्जुआ संविधान उनका संविधान नहीं होता, वो उसे बचाने की बात कर रहे हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग किस कम्युनिज्म पर आधारित है ये मैं नहीं जानता हूँ। तो ये मूल बात है। लेकिन आपको नहीं लगता अभी जिस तरीके का माहौल है देश में और जिस तरीके से चीज़ें होती जा रही है, तब लोगों का, स्पेशली पिछड़े लोगों के हक बचाने के लिए संविधान बचाना ज़रूरी है? बिल्कुल, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ना तो ज़रूरी है ही, और डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर ही मूवमेंट चलाना चाहिए। आप डेमोक्रेसी को साइडलाइन करके सिर्फ इलेक्टोरल सीट्स के लिए, इलेक्टोरल गेंस के लिए ही अगर मतलब कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा यहाँ तफरका है उनसे। हम जो आंदोलन चला रहे हैं वो तमाम आंदोलन जनवादी आंदोलन है, जो जनवाद इस संविधान से और इस देश से, इस देश की आज़ादी आंदोलन की जो नींव रखी गई थी वहाँ से मिला है। लेकिन आज हम जब देखते हैं तमाम जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एन गेन प्रकरण जितनी भी पार्टियाँ लगी हुई हैं वो सभी स्लोगन दे रही हैं डेमोक्रेसी का। इवन बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में स्लोगन दे रही है डेमोक्रेसी क्रश हो रही है। और वो सीपीएम जो पश्चिम बंगाल में बोल रही है डेमोक्रेसी क्रश हो रही है, जब वो यहाँ पर आती है तो वो उसका कहना है कि नोटा ही डेमोक्रेसी बचाएगी। वो कांग्रेस जो देश भर में न्याय यात्रा निकाल रही है डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, जब उसका कैंडिडेट वो नहीं संभाल पाती है तब वो यहाँ पर बोल रही है कि नोटा दबाना चाहिए। डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है? डेमोक्रेसी की क्या अंडरस्टैंडिंग? इतनी लोअर अंडरस्टैंडिंग कि आपका कैंडिडेट नहीं है तो आप किसी को कैंडिडेट नहीं मानेंगे। इतनी लोअर अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक राइट्स की और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की इस देश की कि आप उसको नेगेट कर रहे हैं जो स्ट्रगल में आपके सामने दिख रहा है। क्या डेमोक्रेसी की यही अंडरस्टैंडिंग सब जगह होनी चाहिए? इसमें जो है आप इनके ड्यूअल स्टैंडर्ड्स देख लीजिए। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बंगाल में अभी बयान दे रहे हैं, कल का ही शायद बयान है उनका, कि आप टीएमसी को वोट दें, इससे बेहतर बीजेपी को दे दें। टीएमसी और बीजेपी एक है। ये जो सीपीआईएम केरल में इनके जो त्रिशूर के मेयर हैं वो वहाँ के जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनको समर्थन दे देते हैं और वो अपने पद पर आज भी हैं। अगर सीपीआईएम को थोड़ी सी भी ये लगता वाकई में कि देश में फासिज्म को लेकर, सो कॉल्ड फासिज्म जो केवल बीजेपी का लाया हुआ मानते हैं, हम मानते हैं कैपिटलिस्ट क्लास फासिज्म ला रहा है, तो अगर उनको थोड़ी सी भी ये होती शर्म तो उन मेयर के खिलाफ वही नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते। तो ये ऐसे कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं फासिज्म के खिलाफ कि एक जगह आप जो है बीजेपी से जहाँ इलेक्टोरल गेन होगा वहाँ कांग्रेस के साथ मिलकर फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और दूसरी जगह आप उसी बीजेपी कैंडिडेट को, सुरेश गोपी जो वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट है, उनको इन्होंने समर्थन दिया है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता ऐसे ड्यूअल स्टैंडर्ड से ये जिस संविधान को बचाने निकले और जिस फासिज्म के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं उसके मामले में ये थोड़े भी सीरियस हैं। नोटा के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं और ये जो कैंपेनिंग हो रहा है कि नोटा का, तो इंडिया अलायंस का ऐसे कहना है कि नोटा अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दबाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उस पर ये करें इंस्टेड ऑफ किसी पार्टी को करे, तो वो एक एक्सप्रेशन है लोगों का कि जो कुछ भी हो रहा है तो वो गलत हुआ है ये बताने का एक एक्सप्रेशन होगा, उसके खिलाफ का वो एक आंदोलन होगा, ऐसे वो कह रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बताए और उसके बाद अगर वापस इलेक्शन होने के, वापस चुनाव होने के कोई चांसेस हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ज़्यादा सही नहीं है क्या?
ये भी उतना ही हास्यास्पद है जितना हम पिछली बारी बात कर रहे थे, जिस पे हम डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर बात कर रहे थे। ये इंडियन अलायंस या कांग्रेस कैसे तय कर लेगा कि नोटा ही सही, इसका आधार क्या है? कोई आधार नहीं है। और इलेक्शन हो रहा है, आपका कैंडिडेट नहीं है। आपका कैंडिडेट नहीं है इसका मतलब नहीं है इलेक्शन यूजलेस हो गया है। आपका कैंडिडेट होता तब भी तो आप वोट करने का बोलते ही। और इतनी तो कम से कम डेमोक्रेसी में देश के चुनाव पर आप मतलब जो कम से कम मर्यादा रखते कि बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं कम से कम आप ये कह सकते थे कि आप किसी को भी चुनें। देश की जनता, इंदौर की जनता किसी को भी चुनना चाहिए, चुन सकती है। उसकी मर्ज़ी है वो नोटा दबाना चाहे या ना दबाना चाहे। लेकिन ये कैसा स्टैंड है अजीब और गरीब कि आप नोटा दबाइए और वही विकल्प है। क्या विकल्प हो सकता है नोटा? और कैंडिडेट्स के होते हुए आपका कैंडिडेट होता तब तो आप बोलते नहीं ना कि नोटा दबाइए। अभी जो कैंडिडेट्स हैं जनता उनको वोट करेगी, और ये जनता पर छोड़ दीजिए वो किसको वोट करेंगे, वो नोटा को करेंगे या किसको करेंगे। आपका स्टैंड आपके कैंडिडेट के खारिज होने के कारण आया है, वो एक्चुअल स्टैंड है नहीं। और हमारा ये मानना है, आप अभी जाके बात करेंगे तो लोग भी चाहते हैं कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो ये जो गलत किया गया है सत्ता के नशे में, इसके खिलाफ में लोग वोट डालें। आंसर नोटा नहीं है, आंसर है कि किसी न किसी ऐसे प्रत्याशी को चुना जाए जो इसके खिलाफ में रहे। और हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम साफ बोल रहे हैं। हमने सारे सपरेशंस के बावजूद, सारी चीज़ों के बावजूद जो भी आया, हमने हमारी लाइन को और हमने जनता के विश्वास को सामने दिखाया है। कोई भी पार्टी अगर ये बोलती है कि नोटा ही सही है, हम उसका खंडन करते हैं और हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि हम सही मांगों को लेकर और सही चिंतन के साथ में हम उनके खिलाफ खड़े हैं जिनके खिलाफ में असल में खड़ा होना चाहिए था। और हमारा ये विश्वास है जनता नोटा को नहीं, बैटरी टॉर्च को का बटन दबाकर इसका आंसर देगी 13 तारीख को। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको कितने वोट्स मिलेंगे? ये तो जनता ही तय करेगी और जनता को ही तय करने दिया जाए। हमारा प्रयास है कि हम हमारी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें, और जिस तरह से मेहनत अभी हो रही है, लोगों का भी जो मन है, दिल दिमाग है, हमारे तमाम कार्यकर्ता हर तरह से इसमें कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक घर से एक सवाल आया था जब हम खाना मांग रहे थे। उन्होंने कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन के टाइम में पैसा देती हैं, साड़ी देती हैं, शराब देती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं। आप क्यों इस तरह से कर रहे हो कि आप घर से खाना मांग रहे हो, घर से चंदा भी मांग रहे हो? हमने बताया कि एक्चुअल जो सही पार्टी होगी, जो जनता की पार्टी होगी, वो इसी तरह से ले सकती है। हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जनता का बॉन्ड है और वो हमारे साथ में है। हमारे कार्यकर्ताओं को और हम लोगों को जितना प्यार अभी जनता से मिल रहा है, जितना समर्थन मिल रहा है, हमें लगता है कि हिस्ट्री इंदौर क्रिएट करेगा 13 तारीख को। थैंक यू सो मच। आज आपने प्रचार के बीच हमें इतना वक्त दिया और हमारे साथ बातचीत की। ये वीडियो आप सोहित मिश्रा ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे। इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी चुनाव की कवरेज देखेगी, अलग अलग बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यूज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा सो दैट आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिले। उसके साथ साथ ये वीडियो भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।